जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में इरुटेरिया बीएसएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो है ना इरुटेरिया की तरफ से निकाला गया है, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले जितने भी क्लास करवाए हैं सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से है, उसमें 19,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जो है ना क्लास टेस्ट पीडीएफ आपको सारा कुछ दिया जाता है, तो उसको सभी लोग जो है ना ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग क्लास से को जो है ना जितना हो सके सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और हर एक के पास पहुंचाइए। जितना लोग बिहार से तैयारी करते हैं, बिहार द्रोह तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, सभी के पास जो है ना आप क्लास का लिंक ज़रूर पहुँचाइए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करवाया जाता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना आपका 100% क्लास का आपको फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में अगर क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, बताइए। जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जनित मतलब जनरेटर के बारे में कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है जनरेटर। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। और जनित जो होता है ना, जनित्र मतलब जनरेटर जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है, बताइए। वर्षा के बाद कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो है ना, रेनबो, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण कारण क्या होता है, तो प्राप्त होता है, ठीक है। और इससे बनने में जो है ना अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं भी क्या है, तो सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइए। गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को द्वारा विद्युत ऊर्जा में क्या होगा, प्राप्ति होगा, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा यदि वस्तु द्वारा प्रकाश पर स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए तो कोई भी भाग परावर्तित ना हो तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित ना हो तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, बताइए। क्या होगा, तो 4 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, तो काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित ना हो तो वस्तु क्या दिखाई देगी, तो काली दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है, बताइए। कौन जिम्मेदार नहीं है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना, ये क्या है, तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन लालटेन में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ना, ये क्या है, तो केशिकत्व का कारण होता है। और नींव वाले पेन की नोक में स्याही चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। और खेतों में केस्टलियों का बढ़ना, ये क्या है, तो केशिकत्व का ही कारण होता है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बताइए। किसका करते हैं, तो 6 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हृदय की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हृदय की गति मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं।
और गैसों का दाब मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र क्या है? तो एक्टिनोमीटर कहलाता है। और विमान की ऊंचाई मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, बाकी हम पीडीएफ डाल देंगे तो आप वहाँ से जो है ना इसको देख लीजिएगा। आपको और भी क्वेश्चन जो है ना आपको कॉन्सेप्ट में जो है ना मतलब माइंड बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और भी आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ में, क्योंकि आपका डिटेल सोल्यूशन के साथ जब पीडीएफ डालेंगे तो आपका मैथ वगैरह नहीं बनेगा, तो आप सोल्यूशन देख करके जो है ना आप उसको हेल्प ले करके बना सकते हैं। मगर अगर आपसे नहीं बनेगा मैथ वगैरह का क्वेश्चन, तो आप जो है ना एक मैथ का ग्रुप है, जितने भी लोग पेड ग्रुप में हैं उनको पता होगा एक मैथ का स्पेशल ग्रुप है, तो आप लोग जो है ना जो भी क्वेश्चन डाउट होता है आप उस ग्रुप में जो है ना सेंड कर दिए। लेकिन हालांकि सब लोग बना ही लेते हैं अधिकतर, क्योंकि बिहार दरोगा में तो ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। लेकिन कोशिश कीजिए अगर नहीं बने तो आप उस ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। बाकी तो सारा डिटेल का पीडीएफ आपको मिलता ही है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल लगाता है? बताइए। कह रहा है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बताइए कौन सा बल लगता है? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपकेंद्रीय बल लगता है। क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बताइए क्या करता है? बताइए। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या करता है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, अत्यंत शुष्क क्या है? मौसम, ठीक है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई और मौसम का संबंध क्या है? मतलब क्या है? तो अचानक जो है ना बैरोमीटर की ऊंचाई क्या होता है? अचानक गिरना मतलब क्या होता है? संभावित चक्रवात के संकेत होता है। और धीरे धीरे गिरना क्या होता है? बारिश की संभावना होती है। और धीरे धीरे उठना क्या होता है? सूखा का संकेत या शुष्क मौसम की संभावना होता है। और अचानक उठना क्या होता है? तो अत्यधिक सूखा की संकेत या जो है ना अत्यंत शुष्क मौसम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और धीरे धीरे जो उठना मतलब क्या होता है? तो उसका प्रभाव होता है सूखा का संकेत या शुष्क मौसम होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, तो अत्यंत शुष्क मौसम का करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है जय मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जय मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। तो जय मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। और याद रखिए कि वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जय मंडल रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या करता है? नियंत्रित करता है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या करता है? नियंत्रित करता है। बताइए कौन करता है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉइड हार्मोन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अदरक तना है क्योंकि क्या है? बताइए। अदरक तना है क्योंकि, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। इसमें नोड और क्या इंटरनोड होते हैं, ठीक है। तो अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और क्या होते हैं? इंटरनोड होते हैं, ठीक है। और तना पौधे का क्या है? आरोही अक्ष होता है, जो जमीन के ऊपर या नीचे क्या होता है? हो सकता है, ठीक है। और भूमिगत तना के उदाहरण क्या क्या होता है? तो हल्दी होता है, अदरक होता है, प्याज होता है, आलू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग द्वारा होता है? बताइए। पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग द्वारा होता है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में होता है। पत्ती में भी होता है, मूल में भी होता है और क्या तना में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए पहला क्या है? थायमीन। थायमीन को क्या कौन सा विटामिन बोलते हैं? बताइए। तो थायमीन कौन सा विटामिन करता है? विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन कहा जाता है, ठीक है। और नियासिन किस विटामिन को बोलते हैं? तो नियासिन जो है ना विटामिन B3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन B3 को बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन किसको बोलते हैं? विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन को बोलते हैं? विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन B1 बोलेगा तो थायमीन, और विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 बोलेगा तो नियासिन, विटामिन B6 बोलेगा तो पैराडॉक्सिन, और विटामिन B12 बोलेगा तो साइनोकोबालमीन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेब में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक है? बताइए। सेब में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथोसाइनिन है। क्या है? एंथोसाइनिन है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। ये क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विटेकर द्वारा किया गया था, ये भी क्या है? तो सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? बताइए।
लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी क्वाय में होता है। किस में होता है? गोल्जी क्वाय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं और इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है और कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत जो है ना अंतिम रूप से मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है निम्न में से कामरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे बताइए। निम्न में से कामरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली थे। ठीक है, कॉमरेड का बोलेगा तो कौन थे? मोहम्मद अली थे। अल हिलाल का बोलेगा तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। संवाद कमोदी या मिरातुल अखबार का बोलेगा तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और बंगाल गजट का बोलेगा तो कौन थे? जेम्स हिक्की थे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन 19 कर रहा है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा में एक अंधे गुरु स्वामी ब्रजानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। उपयुक्त पंक्तियां किस व्यक्ति से क्या है संबंधित है बताइए, क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, और 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में इसको सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है। बताइए सहायक संधि किसके समय हुआ था बताइए। तो याद रखिए सहायक संधि की शुरुआत जो है ना 1798 में बेलेजली के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? बेलेजली के समय हुआ था। ठीक है, तो सहायक संधि का शुरुआत 1798 में बेलेजली ने की थी और सर्वप्रथम हैदराबाद से जो है ना सहायक संधि की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवगत का सिद्धांत किसके समय हुआ था? तो व्यवगत का सिद्धांत जो है ना डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य निम्न थे। कौन कौन था? तो याद रखिए सतारा था, संभलपुर था, बघाट था, सिक्किम था, झांसी था और क्या था? नागपुर था। ठीक है, और घेरे का नीति किसके समय शुरू किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है, तो घेरे की नीति रिंग्स ऑफ फेंस की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 49 में किस उद्देश्य से किया गया था बताइए। राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 से 49 में किस उद्देश्य से किया गया था बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से था, ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा यंग हस्बैंड अभियान का संबंध जो है ना किससे था? तिब्बत से था। किससे था? तिब्बत से। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में रूसी घुसपैठ का विरोध करने और तिब्बत और सिक्किम के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए तिब्बत में कर्नल यंग हस्बैंड को अभियान मतलब के लिए भेजा था। ठीक है, इसलिए क्या है? तो एक नंबर क्या है? तो गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में किया गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ये भी क्या है? तो सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने की थी। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या था? गलत था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था बताइए। किस राज्य में चलाया गया था? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया? तो असम में चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कनिंघम सर्कुलर जो है ना सर्कुलर परिपत्र आंदोलन असम में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था बताइए। कब शुरू किया था? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 319 से 20 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे बताइए। कह रहा है निम्नलिखित संतों में कौन सूफी संत थे? नीचे देखिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कौन सूफी संत थे बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। कौन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे और कौन थे? तो मोहिउद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कराभूमि के माप
के आधार पर निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए। करा भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरसा के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है करा किस शासक ने एकरार तथा सर्वोच्च त्रांक की उपाधि धारण की थी? बताइए। करा किस शासक ने एकरार तथा सर्वोच्च त्रांक की उपाधि धारण की थी? कौन किया था? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद किया था। कौन किया था? महापद्म नंद किया था। ठीक है। तो महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश की स्थापना की और सम्राट महापद्म नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का जो है ना गौरव प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? बताइए। कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े हो क्या कहलाता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट है जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या होता है? बताइए। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या होता है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्धचालक है। क्या है? तो अर्धचालक है। तो जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो अर्धचालक है। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बताइए। कह रहा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए। कितना होगा? तो 38 होगा। ठीक है। याद रखिएगा कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के क्या होता है? योग के जो है ना बराबर होता है। इसलिए 20 प्लस क्या होगा? 18 कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? बताइए। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? बताइए कौन है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। तो याद रखिए अलौह धातु खनिज उसे कहते हैं जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे क्या है? तो तांबा, सीसा और जस्ता, ये सब क्या है? अलौह धात्विक खनिज है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करें एस्टिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि क्या है? बताइए। एस्टिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बहुत कम आयनिक होता है। क्या होता है? यह बहुत कम आयनिक होता है। ठीक है। याद रखिएगा। तो अम्ल को जल में उनके आयनीकरण के आधार पर या तो प्रबल या दुर्बल अम्ल के रूप में जो है ना वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सकों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? बताइए। चिकित्सकों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है? बताइए। निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता। क्या होता है? तांबा जस्ता होता है। ठीक है। पीतल में किसका मिश्रण होता है? तांबा जस्ता का होता है। और कांसा में किसका होता है? तांबा और टीन का होता है। डच मेटल में किसका होता है? तांबा जस्ता का होता है। और गन मेटल में किसका होता है? तांबा जस्ता टीन का होता है। और जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? तांबा जस्ता और निकेल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान गणतात्मक है क्योंकि यह क्या है? बताइए। भारतीय संविधान गणतात्मक है क्योंकि यह क्या है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। शासक नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? बताइए। करें निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? बताइए। क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो वित्त आयोग। क्या होगा? तो वित्त आयोग। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? बताइए। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1997 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है करा सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। बताइए। आर्थिक विकास का क्या होगा? बताइए। तो आर्थिक विकास का संबंध किससे है? तो क्या होगा? संरचनात्मक क्या है? परिवर्तन से। किससे? संरचनात्मक परिवर्तन से है। और आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है? तो आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे? सकल घरेलू उत्पाद से है। ठीक है। और संपोषित विकास का संबंध किससे? संपोषित विकास का संबंध किससे? तो पर्यावरण से है। और जीवन की गुणवत्ता का संबंध किससे? तो स्वास्थ्य से है। ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। बताइए किस युग में हुआ है? भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिटेशियस युग में हुआ। किस युग में हुआ? क्रिटेशियस युग में हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट है भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तीन उद्देश्य है लेकिन एक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है पूर्ण रोजगार, ये उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता है। और नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय, ये क्या है तो नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये क्या है तो है। ठीक है, तो ए बी डी है लेकिन सी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। खदानों का निर्यात नहीं है लेकिन खदानों का वितरण है, खदानों का खरीद है और खदानों के बफर स्टॉक रख रखाव है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें सही पूछा है, कौन सा सही है बताइए। तो देखिए पहला क्या है, उत्पादक। उत्पादक में जो है ना हिरन, ये क्या है तो गलत है। हिरन किस में आता है, याद रखिए हिरन किस में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। किस में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, हिरन, बकरी, चूहा, गाय किस में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और तेंदुआ किस में आता है, तेंदुआ किस में आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है। किस में आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है। ठीक है, तेंदुआ बाघ किस में आएगा, तृतीय उपभोक्ता में आएगा। और लोमड़ी, लोमड़ी भी किस में, लोमड़ी किस में आता है तो द्वितीय उपभोक्ता में आता है। ठीक है, लोमड़ी, सांप, भेड़िया किस में आता है, द्वितीय उपभोक्ता में आता है। ठीक है, और नहीं देखिए घास, घास क्या है तो ये क्या है, गौण उपभोक्ता। ये क्या है तो ये भी क्या है तो गलत है। और इसमें क्या है, अपघटक में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। ये क्या है तो बिल्कुल सही है, क्या है तो बिल्कुल सही है। अपघटक में क्या है, बैक्टीरिया आता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आएगा तो बकरी, हिरन, चूहा, गाय आएगा। और द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएगा तो लोमड़ी, सांप, भेड़िया आएगा। और तृतीय उपभोक्ता में कौन आता है, तेंदुआ और बाघ आता है। और अपघटक में कौन आता है, बैक्टीरिया और क्या आता है, कवक आता है। ठीक है, इसमें सही पूछा था, सही कौन होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी तीनों क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा, किसको रखा गया है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिए पहले स्थान पे कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। दूसरे स्थान पे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और तीसरे स्थान पे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और चौथे स्थान पे कौन होते हैं, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं। और पाँचवें स्थान पे कौन होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। और 5 के कम में क्या होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं। और 6ठे स्थान पे क्या कौन होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 7वें स्थान पे कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में होते हैं। ठीक है, ये कितने स्थान पे होते हैं, 7वें स्थान पे होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम चुने, बताइए। कह रहा है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम चुने, बताइए क्या होगा। राज्यसभा का सीट पूछा है, बताइए अवरोही क्रम में बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। उत्तर प्रदेश में कितना होता है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीट कितना है तो 31 है। कितना है तो 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कितना है तो महाराष्ट्र में कितना है तो 19 है। कितना 19 है। तमिलनाडु में कितना राज्यसभा का सीट है तो 18 है। कितना 18। बिहार में कितना है तो राज्यसभा की सीट 16 है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की एक व्यवस्थाओं का सही क्रम है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, नगनीकरण है, नगनीकरण है, प्रवास है, अस्थापन है, प्रतिक्रिया है और क्या है, स्थिरीकरण है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न प्रकार के मेघों में कौन सा आकाश से उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, बताइए। करा निम्न प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 पछाव मेघ होगा। क्या होगा, पछाव मेघ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्या सुमेलित नहीं है, बताइए कौन इसमें जो है ना गलत है, बताइए बताइए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला है पीर पंजाल किस में आता है, लघु हिमालय में, बिल्कुल क्या है तो सही है। काराकोरम किस में आता है तो ट्रांस हिमालय, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कंचनजंगा किस में आता है, लघु हिमालय, क्या है तो गलत है। कंचनजंगा किस में आता है तो याद रखिए कंचनजंगा महान हिमालय में आता है। किस में आता है तो महान हिमालय में आता है। ठीक है, और करेवा किस में आता है, कश्मीर हिमालय में आता है। ठीक है, इसमें गलत पूछा था तो गलत क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या है तीनों सही है। नेक्स्ट है करा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया, बताइए। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम दिया गया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नई को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और पुरानी को क्या बोलते हैं तो बांगर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपरी ब्रह्मपुत्रा घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है, बताइए। ऊपरी ब्रह्मपुत्रा नदी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है, बताइए।
तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हुआ कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों के साथ नहीं लगती? बताइए। करें, निम्नलिखित में से हुआ कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों से नहीं लगती? बताइए कौन नहीं लगता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का नहीं लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम का लगता है। ठीक है। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तीनों देशों से स्पर्श करती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा केवल 2 देश बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? बताइए। कह रहा है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद बना सकता है। कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। नेक्स्ट है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? बताइए। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किसके कारण होता है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन के अपरदन क्रिया से होता है। किससे होता है? पवन के अपरदन क्रिया से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लिबेरो। कराए, लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? बताइए। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वॉलीबॉल का है। किसका है? तो वॉलीबॉल का है। नेक्स्ट है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना अनुच्छेद कितना है? 325 में। क्या अनुच्छेद 325 में वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कनिन में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? बताइए। कनिन में से कौन सा एक ठंडी जलधारा है? बताइए क्या होगा? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूराइल की धारा क्या है? तो ठंडी जलधारा। क्यूराइल की जलधारा क्या है? तो ठंडी जलधारा है। और याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, फ्लोरिडा की जलधारा क्या है? तो गर्म जलधारा है। और क्यूरोसियो की जलधारा क्या है? तो गर्म जलधारा है। और गुलहास की जलधारा क्या है? तो गर्म जलधारा है। ठीक है। और क्यूरोसियो की जलधारा कहाँ है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है। और फ्लोरिडा की जलधारा किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। और क्यूराइल की जलधारा किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है। और गुलहास की जलधारा किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ठंडी पूछा था, क्या होगा? क्यूराइल की जलधारा क्या है? तो ठंडी जलधारा है। ठीक है। और ये किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, करा कि साइलेंट वैली, जिसको शांत घाटी बोलते हैं, को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? बताइए। साइलेंट वैली, शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1984 में घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? बताइए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 17.7% था। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर बोलेगा कितना? 17.7% था। जनसंख्या घनत्व बोलेगा कितना? 382 था। लिंगानुपात बोलेगा कितना? 943 है। और शिशु लिंगानुपात कितना? 918। और साक्षरता दर बोलेगा कितना? 73%। और पुरुष में बोलेगा कितना साक्षरता? तो 80.9%। और महिला में बोलेगा तो 64.6%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा रोमानिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बताइए। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? बुखारेस्ट है। क्या है? तो बुखारेस्ट है। ठीक है। हंगरी का बोलेगा तो बुडापेस्ट है। रोमानिया का बोलेगा तो बुखारेस्ट है। कांगो का बोलेगा तो राजधानी कहाँ है? किंशासा है। सोमालिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? मोगाडिशु है। बहरीन की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? मनामा है। और मलेशिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? कुआलालंपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे भौगोलिक उपनाम दिया हुआ है, यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। कौन सा स्थान का भौगोलिक उपनाम क्या था, इसके बारे में बताना है। बताइए। तो देखिए, पहला क्वेकर सिटी किसका उपनाम था? फिलाडेल्फिया का है। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। ग्रेनाइट सिटी किसका उपनाम है? तो एवरग्रीन का, स्कॉटलैंड का है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। एम्पायर सिटी किसका है? न्यूयॉर्क का है। बिल्कुल क्या है? ये भी सही है। लेकिन हर्मिट किंगडम किसका है? जापान का। क्या है? तो गलत है। याद रखिए, हर्मिट किंगडम किसका है? तो कोरिया का है। किसका है? तो कोरिया का है। ठीक है, कोरिया का है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। और जापान का क्या है? तो जापान का जो है ना, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, या तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसका इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या है? तो सही नहीं पूछा था ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोरिया होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है? बताइए, कौन सा देश है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश है? बेलारूस है। नेक्स्ट है, कह रहा है पेरिस फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल
2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता था? बताइए किस में जीता था, बताइए क्या होगा। कह रहा है पेरिस फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता था? बताइए। तो निशानेबाजी में भी जीता था, हॉकी में भी जीता था, और जेवलिन थ्रो में भी जीता था, और कुश्ती में जीता था। ठीक है, इन चारों खेल में जो है ना मतलब पदक जीता था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जुलाई याद रखिएगा ना कि यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे कि भारत के जो है ना 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कुल 4 प्रतिस्पर्धाओं में पदक हासिल किया था, जिसमें कौन कौन था? निशानेबाजी था, हॉकी था, और क्या था? जेवलिन थ्रो था, और कुश्ती से भी शामिल था। ठीक है, और भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल जो है ना 6 पदक जीता था, 1 रजत 5 कांस्य, 1 रजत और 5 कांस्य जीता था। ठीक है, और जीतकर पदक तालिका में जो है 71वें स्थान पर स्थान पर भारत रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल, यहाँ पे रेमल का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया था? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया? बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान के द्वारा किया गया। किस देश के द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा किया गया। ठीक है, दाना बोलेगा तो कौन नाम दिया? तो कतर दिया। हेरे बोलेगा तो कौन दिया? तो ये जो है ना प्रभावित क्षेत्र क्या था? तो ताइवान और फिलीपींस था। ठीक है, और रेमल बोलेगा तो असना बोलेगा तो नाम किसने दिया? तो पाकिस्तान दिया। और रेमल बोलेगा तो ओमान दिया। और याद रखिए गैमन किसने दिया? इस्ताबिन दिया। ठीक, इस्ताबिनी। और यहाँ पे रेमल बोलेगा तो कौन दिया? ओमान दिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद राजन पद्माभान को दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो गोविंद राजन पद्माभान को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए। कह रहा है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए किसको दिया गया है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अट्टम को दिया। किसको दिया गया? तो अट्टम को दिया गया। ठीक है, और कैसी फिल्म है? तो मलयालम फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है किस देश के मानोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉलर टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया? बताइए किस देश के? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन के। किस देश के? स्पेन के। नेक्स्ट है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? यहाँ पे पहली पूछा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मोहना सिंह बनी है। कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का किसे नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, परवतन नेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पर्वत नेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? बताइए किसको किया गया है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलेमॉन यंग को किया है। किसको किया गया? फिलेमॉन यंग को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितनी निर्धारित की गई है? बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितनी निर्धारित की गई? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6.25% जो है निर्धारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? बताइए। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्निबाण है। क्या है? तो अग्निबाण है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं
लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था, बताइए। कह रहा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान प्राप्त हुआ था, बताइए, मतदान हुआ था, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65.79% हुआ था। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल जो है ना 65.79 मतदान हुआ था, और ये 2019 चुनाव के मुकाबले में 1.6 क्या था, कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो में किसे प्रदान किया गया, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैनिक एयरपेन बेक को दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो जैनी एप्रेन बेक को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास जो है ना जितना हो सके सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, और व्यू का जो संख्या है ना कम से कम 3000 प्लस दीजिए, तब भी जो है ना लगता है कि हाँ आप लोग को जो है ना इतना मेहनत करके जो क्लास करवाया था आप लोग को जो है ना कारगर साबित हो रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग के लिए PDF स्कैन करके जो है ना क्लास करवाया जाता है, और सारा देखिए 150 क्वेश्चन का सारा आपको PDF दिया जाता है। सोचिए कि आपको 4 पेज स्कैन कीजिएगा ना आपको कितना मेहनत लगता है स्कैन करने में, और सारा मैथ लिंक का सोचिए कि आपका सारा डिटेल के साथ PDF आपको सोल्यूशन के साथ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सभी क्लास को जो है ना शेयर कीजिए, और जितने भी लोग नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बाकी जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना आपको सोल्यूशन के साथ देखिए उत्तर व्याख्या है ना, कम से कम आपका एक सेट का जो पेपर होता है ना कम से कम 25 से 30 पेज के बीच में लमसम में होता है। ठीक है, तो सोचिए कि इतना पेज को स्कैन करने में कितना समय लगता हो, कितना मेहनत लगता होगा। ठीक है, तो आप इस बात को सोचिए, जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, और सभी लोग जो है ना क्लास को ज़रूर देखिए। ठीक है, आप सभी का जो है ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये सभी PDF जो है ना आपका मैथ का पूरा जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है और रीजनिंग का है, आपको 150 क्वेश्चन का फॉर्मेट जितना भी PDF क्वेश्चन दिया जाता है उसका विद सॉल्यूशन आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो और क्लास के बारे में जो है ना अपना रिव्यू जरूर सेंड कीजिएगा, और बाकी कितना आपका नंबर आया पेपर में आप लोग कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए, कमेंट में कर दीजिए कि हाँ पे कितना नंबर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।